नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का बड़ा सवाल और आज का मुद्दा आपके सामने सबसे पहले रखती हूं। सबसे खतरनाक आर्थिक हलचल को लेकर आज सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया एक बार फिर से महंगाई के विस्फोट की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। कच्चे तेल की कीमतों में ऐसी आग लगी है कि बाजार जल उठा है। ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 4 साल का सबसे ऊंचा स्तर। और इसकी वजह है कोई सामान्य तनाव नहीं, यह है अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मंडराता जंग का बड़ा साया। दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर अब हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, अब लगभग ठप होता दिख रहा है। तेल टैंकरों की आवाजाही पर रोक, नौसैनिक दबाव और जवाब में ईरान की सख्त चेतावनी। मतलब साफ है कि यह सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं, बल्कि ऊर्जा युद्ध की तरफ बढ़ता और गहराता संकट है। बाजार में घबराहट है। ट्रेडर्स मान रहे हैं कि सप्लाई शॉक इतना बड़ा हो सकता है कि तकरीबन 1 अरब बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो जाए। और जैसे जैसे सप्लाई घट रही है, वैसे वैसे कीमतें आग पकड़ रही है। अगर हॉर्मूज पूरी तरीके से बाधित रहा तो तेल $130 तक भी पहुंच सकता है और दुनिया एक नई एनर्जी क्राइसिस में फंस सकती है। इस बीच यहां ईरान के स्पीकर बगर गालिबफ ने ट्वीट कर अमेरिका और पश्चिमी नीतियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि 3 दिन बीत चुके हैं, कोई कुआं नहीं फटा। उनका इशारा साफ तौर पर ट्रंप की धमकी को लेकर था। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर भी तीखा तंज कसा। ईरान की ओर से यह संदेश ऐसे समय में आया जब पहले से ही तेल बाजार अस्थिर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे रणनीतिक रास्तों को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो किस तरीके से गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। यूएस ईरान जंग से मिडिल ईस्ट में आग ही आग क्यों, हम बता रहे हैं। तेल बाजार में हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। कच्चा तेल $1,222 के पार पहुंच चुका है। ये संख्या, ये रेट और ये इन्फ्लेशन दामों में बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है। 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर अभी तक का रिकॉर्ड किया गया। एक और जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। यहां ईरान की धमकी और इसके बाद ट्रंप का पलटवार किस तरीके से सामने आया। अमेरिका के खिलाफ यूएन पहुंच गया है ईरान। यूनाइटेड नेशन से अब गुहार की है, मांग की है इंसाफ की। अमेरिका ने 38 लाख बैरल तेल जब्त किया है ईरान का। अब लीजिए, इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की गई है, उसके बावजूद तेल का कुआं फटा नहीं है। सीधे सीधे कहा, आपने बड़ी बड़ी धमकियां दी लेकिन एक भी कुआं अभी तक फटा नहीं है। क्यों ऐसा? अब ट्रंप की चेतावनी के बाद तेल की कीमतें 4 साल में रिकॉर्ड हाई दर्ज की गई है। जो बढ़त है वो काफी ज्यादा इस वक्त देखी जा रही है। ट्रंप ने इशारों में कहा कि ईरान को हार माननी ही होगी। इसके सिवा ईरान के पास कोई ऑप्शन, कोई रास्ता बचता नहीं है। अमेरिका के खिलाफ जो है यूएन ईरान पहुंच चुका है। ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी भी खोल रहा है। लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है यह जानना कि इस वक्त चाहे स्टांस हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे इस वक्त भूमिका हो, वो किस तरीके से लगातार एग्रेसिव नोट लेते हुए नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की नाकेबंदी, इस वजह से तेल की मांग को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर जो टेंशन बढ़ी है, इस पर किस तरीके का असर पड़ रहा है और जो ये वार पलटवार का दौर है, इसके जरिए क्या मार्केट अभी किसी भी कीमत पर बढ़त या इसके जरिए किसी भी गिरावट का यहाँ पर जो तस्वीर है वो देखने वाला है। समझेंगे इसी तस्वीर को। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजित आप सर हमारे साथ कनेक्ट है, रजनीश कुमार मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा, चूंकि ये पूरा मामला कीमतों को लेकर है, तो रजनीश सर आप ही से पहला प्रश्न है, अभी इन्फ्लेशन हो या मार्केट में
तेल की सप्लाई चेन हो, डिमांड चेन हो, ये दोनों चीजें अलग अलग अगर हम देखें, अभी वार पलटवार के बीच बहुत ज्यादा डिसाइसिव नोट पर कोई रेट नहीं आया है, कभी बढ़त, कभी गिरावट, और कभी ये शेयर मार्केट में पूरी तरीके से इफेक्ट भी कर रहा है, तेल के मार्केट में इफेक्ट कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में तेल की टेंशन बढ़ने वाली है। अभी क्रूड ऑयल की कीमतें में जो है वो उसमें भी उछाल दर्ज किया गया है। क्या ये टेंशन हम और आप जैसे लोगों पर भी, आम लोगों पर इसका पड़ने वाला है, और जल्दी क्या बहुत बड़ा इसका रेपरकशन मिलने वाला है? जी, आपने बहुत सही कहा, और कि ये पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा रेट हो गया है। और ये जब हम तेल की कीमत की बात करते हैं तो सिर्फ भारत की रसोई कीमतों की बात नहीं है, भारत की रसोई और हमारे किसानों की बात है। क्रूड जो जून 2022 के बाद अभी हाईएस्ट लेवल पे है ये, और हमें ये भी देख लेना चाहिए कि भारत दुनिया का अभी तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 87% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट बिल 2000 फाइनेंशियल ईयर 25 में हमारा 130 बिलियन डॉलर के आसपास था। थंब रूल ये है कि अगर $10 प्रति बैरल का अगर इजाफा होता है रेट में, तो इंपोर्ट बिल हमारा 13 से 15 बिलियन बढ़ जाता है। अगर $120 पे ये टिकता है तो 25 से 30 बिलियन का अतिरिक्त बोझ है। तो इन्फ्लेशन को ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे लाइवलीहुड को असर कर रहा है, तो असर तो इसका देखने को मिल ही रहा है। लेकिन रजनीश सर, ये इफेक्ट कैसे करेगा हम और आप जैसे आम लोगों को, जो कि इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? और ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो भी टेंशन्स है, इससे बड़ा बवंडर जो है वो बाकी कंट्रीज पर कैसे पड़ने वाला, जो कि वहां की मैरीटाइम सप्लाई पर डिपेंड करते हैं? करंट अगर हम सीपीआई की बात करें तो 4.5 से 5%, जो महंगाई इन्फ्लेशन रेट है 4.5 से 5% है। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें होती हैं वो सीपीआई बास्केट में इसका तकरीबन 2 से 2.4% का इसका वेट रखता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, फूड, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी सब चीज़ों से भी इसका असर पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर $10 की वृद्धि होती है तेल की कीमत में प्रति बैरल में, तो सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो 30 से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है। और जैसा हमने कहा कि अगर $120 पर अगर ये सस्टेन करता है तो इन्फ्लेशन 5.5 से 6% हो जाता है। और अगर ईरान की धमकी सच हो जाए तो $140 अगर पहुंच जाता है तो सीपीआई 6.5% से 7% चला जाएगा। आरबीआई का 4% का टारगेट भूल जाइए। तो ऑलरेडी हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। जीडीपी पे भी इसका बहुत गहरा असर है। जीडीपी का फोरकास्ट अभी 6.5 से 7% का था। और जब हम $10 की बात करें कि अगर इजाफा हो जाए तो जीडीपी में तकरीबन 15 से 20 बीपीएस की कमी हो जाती है। और $120 अगर सस्टेन करता है तो जीडीपी घट के 6% हो जाता है। $140 पे तो ये 5.5 से भी नीचे हो सकता है। तो इसका हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में असर है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्जिन स्क्वीज होंगी। एविएशन की मार्जिन स्क्वीज हो रही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स पे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। एमएसएमई सबसे वल्नरेबल है, उसमें ऐसा अनुमान है कि 15 से 20 लाख, अगर यही सिचुएशन लॉन्ग टर्म तक रहा तो 15 से 20 लाख जॉब्स कट हो सकते हैं अगले आने वाले टाइम में। ठीक है रजनीश सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर पिक भी किया है। एक सवाल मेरा यूके देवनाथ सर से, बड़े जंग की हम इस वक्त देख रहे हैं, आहट बहुत तेज हो चुकी है, अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इस बीच क्रूड ऑयल को लेकर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि हर दफा आते हैं एक नई धमकी के साथ, अब तो गालिब ने भी कह दिया कि एक भी तेल का कुआं फटा नहीं है, तंज कसते हुए पूरी डिप्लोमेसी पर, पूरे सिचुएशन पर ईरान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अब इस सिचुएशन में आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं भविष्य में? रितु, अगर हम देखें इस युद्ध को, अमेरिका ने बहुत ही गहन सोच विचार के बाद अभी तक ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया है। अमेरिका ने कोशिश करके ईरान के जो ऑयल रिग्स हैं या तेल के जो कच्चे तेल के कुएं हैं, ड्रिलिंग रिग्स हैं, रिफाइनरीज हैं, पाइपलाइंस हैं ईरान के, या ईरान के जो भंडारण की व्यवस्था है, और फाइनली जो शिप्स में जो पंपिंग की व्यवस्था है, उसको अमेरिका ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। क्योंकि अमेरिका को मालूम है दो चीजें। एक तो ऐसा किया तो ईरान, जो कि दुनिया के कच्चे तेल सप्लायर्स में एक बड़ा सप्लायर है,
उसकी सप्लाई आने वाले समय के लिए भी अवधित हो जाएगी। ओके। अमेरिका का अभी फिलहाल युद्ध को सिर्फ इस तरह से कंडक्ट करना है कि ईरान से कच्चा तेल एक्सपोर्ट ना हो, लेकिन ईरान की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहे, क्योंकि अमेरिका आशा कर रहा है कि निकट भविष्य में देर सवेर ईरान में ऐसी एक सरकार आएगी जो कि ईरान के कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है, ड्रिलिंग रिग्स हैं, रिफाइनरीज हैं और स्टोरेज और पंपिंग स्टेशंस हैं, वो सब अमेरिका कंपनी को हैंडओवर कर देगी आस्ते आस्ते। दूसरी चीजें, अमेरिका को ये भी मालूम है कि दुनिया भर में जो कच्चे तेल का कीमत बढ़ रहा है, इससे दुनिया भर में सब लोग दबी जवान में अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अमेरिका के जो मित्र देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, खुल के कोई भी सामने आके डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ना ही पाकिस्तान। कोई भी देश ये नहीं बोल रहा कि हुजूर आपने ही हमें इस दुविधा में डाल दिया है कि हमें कच्चा तेल $120 पर खरीदना पड़ रहा है। लेकिन सभी देश दबी जुबान पर या पर्दे के पीछे से बैकडोर डिप्लोमेसी से अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए। मैं आपको बताता हूं, एक भी कच्चे तेल का कुआं अगर अमेरिका ने गलती से या इजराइल ने गलती से बॉम्ब गिरा दिया, ये खबर जैसे ही फैलेगी दुनिया भर के शेयर मार्केट्स टूट जाएंगे फिर से, और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत पर बैरल 140-150 बैरल चली जाएगी। जी रितु जी। बिल्कुल। दिनेश सर, ये बताइएगा, अभी नाकेबंदी को लेकर बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था। अभी अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है और सीधे सीधे ईरान को ये मैसेज देने के लिए कि आप यहाँ पर जो इलीगल तौर पर आप टैक्स वसूलने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी जो राइट्स है उसके घेरे में नहीं आता है, और आपने ये जबरन लोगों के ऊपर जो एक तरह से टैक्स का बोझ डाला है कि आप टैक्स दीजिए, इसके बाद ही आप गुजरिए। तो ये क्या उसे कॉम्बैट करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए का अटेम्प्ट है, और क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि नाकेबंदी हटे और ईरान फिर उस तस्वीर को भी थोड़ा सुधारे? मैडम, जो आपने बातचीत की है ना, ये है सेकेंडरी इश्यूज अमेरिका की तरफ से। ये है सेकेंडरी इश्यूज। मेन इश्यू जो है कि आप जो है स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलिए। आप स्टेट ऑफ हार्मुज जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आप जो है अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते हैं। आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिसरप्ट नहीं कर सकते हैं, और आपके पास किसी प्रकार का भी जो है टोल टैक्स लेने की लेजिटिमेट कारण नहीं है। ये बातें चल रही हैं पिछले 10-15 दिनों से, लेकिन बेसिक जो बात इस समय आ रही है वो आ रही है क्राइसिस जो है, जो पिछले 4 सालों में और आज की तारीख में $120 जो है पर बैरल हो रहा है। इसका बहुत बड़ा रेमिफिकेशन है, और जिस प्रकार से ईरान की तरफ से तंज आया है कि अब ये 140 जाएगा, ये फिलहाल आज की तारीख के अंदर तो आप इसको एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट कह सकते हैं, जहां आप ये कह सकते हैं कि एक आर्थिक स्टेटमेंट है, पर इसके साथ साथ जो है एक स्ट्रेटेजिक संदेश भी है पूरी दुनिया को कि ईरान को अगर आपने कॉर्नर करने की कोशिश की, हमें दबाने की कोशिश की, हमारे ऊपर सैन्य शक्ति थोपने की कोशिश की, तो हम पूरे विश्व को जो है स्टैंड स्टिल के ऊपर खड़े कर सकते हैं। एक प्रकार की ये है बेसिकली अपनी जो है पोस्चरिंग करनी है। अब इसका जो है सोल्यूशन क्या निकल आ सकता है, जैसे हमारे साथी रजनीश जी ने कहा कि इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये सभी के लिए, और स्पेशली भारत के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने डिटेल में बता दिया। पूरा विश्व जो है, देखिए जैसा हम हमेशा पिछले 2-3 दिनों से बातचीत कर रहे हैं, पूरा विश्व जो है इससे एक प्रकार से उनकी एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा है, जो कि उनके बाकी घरेलू चीजों के ऊपर भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ दिनों के बाद जो है पूरा विश्व जो है इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, चाहे इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक या फिर कोई मिलिट्री एक्शन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स में जो है ईरान को स्टेट ऑफ हार्मुज को हटाना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहे हैं जो ईरान के
संसद के जो जो उनके स्पीकर। अध्यक्ष हैं, वो जिस स्पीकर। प्रकार का तंज कट रहे हैं कि देखिए रेट यहाँ तक पहुंच गया, अभी ईरान का एक कुआं भी नहीं फटा है। अरे आप ये समझ लीजिए कि अभी आपके जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर किसी प्रकार का अटैक नहीं हुआ, बिकॉज अमेरिका या इजराइल, मैं मान सकता हूं कि वो नहीं चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल का एक क्राइसिस हो। लेकिन इसके साथ साथ जो है, मेरा ये मानना है कि जो बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा इस स्थिति को स्थिर करने के लिए अपना योगदान देंगे, क्योंकि इस समय के एक्शन, इस क्राइसिस में जो बाकी देश हैं अगर वो अपना योगदान देते हैं तो आने वाले दिनों में उन देशों की भी इज्जत या उनके संबंध जो हैं वो बाकी देशों के साथ, जो अफेक्टेड पार्टी हैं, चाहे वो एशिया के हैं या यूरोप के हैं, उनके साथ उनके संबंध सुधरेंगे। एंड एक लास्ट पॉइंट अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए कुछ ना कुछ तो आशा की किरण नजर आ रही है। ये जो 90 मिनट के लिए बातचीत हुई है अपना ट्रम्प साहब और पुतिन साहब के साथ, और उसके अंदर से दो चीजें निकल कर आती हैं कि ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि रशिया जो है वो ईरान के ऊपर अपना प्रेशर डाले और किसी तरह से बातचीत के टेबल के ऊपर आए, और उसमें हो सकता है कि वो रशिया को जो है यूक्रेन के अंदर कुछ थोड़ी बहुत सी जो है लीवरेज दे सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखेंगे, 8 या 9 तारीख को रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड होती है, उसमें अगर इनका जो है यूक्रेन का और रशिया का जो है सीज फायर होता है, चाहे अस्थाई हो, टेम्परेरी हो, तो उस समय जो है रशिया जो है एक्टिवली अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा इस्तेमाल करेगा, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ वाया मीडिया निकल आए जिससे कि इनकी बातचीत हो और ये संकट से उभारा जा सके। लेकिन जब तक ईरान न्यूक्लियर के ऊपर किसी प्रकार की रजामंदी नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत कहीं नहीं आगे कर बढ़ेगी। सकता या जी मैडम। करेगा नहीं, ये भी तो प्रश्न है अजिताभ सर। अभी एक जो खबर आई वो ये कि यूएन जा चुका है ईरान, यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखा है और सीधे तौर पर इस धमकी भरे अंदाज को लेकर के भी पॉइंट्स रखे हैं। कहा है कि ये जो एक तरह से थोपने वाली चीज़ें हैं, अमेरिका ने 38 लाख बैरल तेल जब्त कर लिया ईरान का। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद तेल का एक भी कुआं नहीं फटा। गालिबफ ने जब ये स्टेटमेंट यूएन में अगर रखा भी होगा तो ये इसका रेपरकशंस आपको क्या लग रहा है? यूएन क्या इतना कॉन्फिडेंटली या अग्रेसिवली इसको लेकर अमेरिका को जवाब देगा क्या? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि यूएन में जो भी प्रस्ताव अभी तक रखे गए हैं वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है, एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कह लीजिए कि हमने विरोध जताया या नहीं जताया, ये चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ वीटो का खेल जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, चाहे वो रशिया की तरफ से या चीन की तरफ से हो या अमेरिकन ग्रुप की तरफ से हो, तो उसके बहुत रेलेवेंस नहीं है। रही बात ईरान पे, तो मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एक्शन लिया है। बमबारी की बजाय जो आर्थिक बमबारी कह लीजिए वो हुआ है, और पिछले मुझे लगता है 13 अप्रैल को ये इन्होंने शुरू किया है, उसका असर पूरी तरह से अब दिखने लगा है। आप देख लीजिए पिछले 2 दिनों में जो आप एक तरह से कहिए तेल की कीमतें तो बढ़ी हैं, बट दूसरी तरफ ईरान की रियाल का वैल्यू 2 दिनों में 15% गिरा है। अभी ईरान की रियाल जो है $1 इक्वल टू 18 लाख डॉलर रियाल पहुंच गया है। $1 इक्वल टू 18 लाख रियाल, आप समझ लीजिए कितनी उसकी वैल्यू। और इसका असर क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ईरान के अंदर भी मेडिसिन की क्राइसिस हो रही है, फूड क्राइसिस हो सकता है, रूस कितना सप्लाई करेगा उसकी लिमिटेशंस है। दूसरी तरफ ईरान का जो सप्लाई है ऑयल का वो पूरी तरह से चौक है, उससे ईरान ट्रंप ने खुद कहा था कि लगभग $50 करोड़ का ईरान को डेली का लॉस हो रहा है इस आर्थिक नाकेबंदी से। कल परसों जो उसके अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि 170 लगभग $17 करोड़ का ये जो खास करके तेल की नाकाबंदी हुई है उससे ईरान को डेली हो रहा है लॉस। तो आप इससे देख लीजिए कि कितना ईरान सफर कर रहा है, और ये सिर्फ ईरान ही नहीं कर रहा है, इससे चीन और अन्य देश भी सफर कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए अमेरिका ने जो ये आर्थिक नाकाबंदी की है उससे एक और खबर आई है कि क्रिप्टो करेंसी जिसमें ईरान डील कर रहा था, लगभग $500 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी का वर्थ भी उसने अमेरिका ने सीज कर लिया है।
जो चाइना में रिफाइनरीज थी उसको सप्लाई चौक करने की वजह से वहां भी असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो शैडो फ्लीट्स थे वो सारे बंद हो गए हैं। जो बैंकिंग इंडस्ट्री पूरा ईरान का था वो उस पे एक तरह से, या जो बाहर से फंडिंग आ रही थी उसको भी ब्लॉक कर दिया है अमेरिका ने। तो ये एक मूव जो ट्रंप ने लिया है, ऑफ कोर्स ट्रंप दबाव में तो है, लेकिन ये आर्थिक नाकाबंदी उससे कई तीनों कहते हैं एक तीर से कई शिकार करना वो हुआ है। देख लीजिए अभी सीज फायर जो इन्होंने किया वो भी एक सोची समझी, इनडेफिनिट जो एक्सटेंड किया उसका भी एक सोचा समझा इनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका में 1 मई को इनका जो पार्लियामेंट का जो है डेडलाइन की भाई युद्ध को आप घोषित कीजिए या कांग्रेस से परमिशन लीजिए। तो अब सीज फायर होने से वहां भी एक तरह से राजनीतिक रूप से वो अपर हैंड उनका हो गया है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इससे टाइम भी अमेरिका को मिल गया है सीज फायर डिक्लेयर करने से, और तीसरी तरफ ये आर्थिक नाकाबंदी करने से अमेरिका में भी देखिए तेल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिकन तेल का भी दाम बढ़ रहा है। हाँ। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है, उसके बैंकिंग को फायदा हो रहा है, उसके स्टॉक को भी फायदा हो रहा है। ओवरऑल अमेरिका अभी लॉस में नहीं दिख रहा है, और मोर ओवर उसने अपना एक ऑप्शन तो रखा ही है खुला, जैसे आपने ही कहा कि भाई युद्ध का ऑप्शन, बम्बार्डिंग का ऑप्शन, खास करके उसके जो ब्रिजेस हैं, उसके जो वाटर से डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, या उसके और भी जो ठिकाने हैं, पावर सेंटर्स है, वो अभी विकल्प बाकी है। और आज ऐसा कहा जा रहा है कि एक मीटिंग हो रही है जिसमें अमेरिकन राष्ट्रपति को ब्रीफिंग दी जाएगी, खास करके सेंटकॉम के जो हेड हैं उनके द्वारा और चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है उनके द्वारा। अगली रणनीति क्या होगी, मींस अटैक करना है लिमिटेड स्केल पे बट काफी हैविली, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। वो आज की मीटिंग में शायद उस पर कुछ बातें बढ़े। एक सवाल रजनीश जी से मेरा, ब्लॉकेड इकोनॉमिक वॉरफेयर नहीं लगता है क्या? एक आर्थिकी तौर पर आप इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ठीक है अभी तक तो न्यूक्लियर एस्पेक्ट पे आप लड़ रहे थे, अब इसमें एक नया कण जोड़ दिया जाए, इकोनॉमिक तौर पर कमर तोड़ी जाए। आजकल की जो लड़ाई हो रही है वो ट्रेडिशनल वॉर से कंप्लीट अलग है। अब इकोनॉमिक और हर लेवल की लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा कि ईरान और चाइना का एक स्टेटमेंट था कि जो तेल की कीमतें और तेल का जो डील होगा अब चाइनीज करेंसी में हुआ करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो ईरान ने जो धमकी दिया है $140 प्रति बैरल का, ये 70% तो धमकी है और 30% इसकी सच्चाई है। 70% क्यों है? क्योंकि धमकी क्यों है? क्योंकि 90% ऑयल एक्सपोर्ट ईरान का खुद इसी रास्ते से जाता है। अगर ईरान ब्लॉक कर देता है या $140 तक चला जाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था सबसे पहले कोलैप्स होगी। चीन भी जो ईरान का सबसे बड़ा बायर है वो कभी अलाउ नहीं करेगा इसको। और 30% मैं इसको इसलिए रियल बता रहा हूँ क्योंकि वॉर में हमेशा कैलकुलेशन काम नहीं आता। एक मिसाइल, एक मिस कैलकुलेशन, एक टैंकर अटैक और ऑयल 150 से $160 तक जा सकता है। दुनिया का 20% क्रूड इस हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। हम तकरीबन 40% हम इस रास्ते से हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये 2 हफ्ते भी बंद रहा तो डेफिनेटली जो प्राइसेस है वो 140 का 180 से 200 तक चली जा सकती है। भारत के लिए कॉन्टीजेंसी क्या है? भारत का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है अभी सिर्फ 9 से 10 दिन तक बफर रिजर्व है। 9 से 10 दिन बफर रिजर्व है। जब हम तेल कंपनीज की भी रिजर्व्स को जोड़ ले तब हम कहते हैं कि 60-70 दिन या 75 दिन का हमारे पास स्टॉक है। लेकिन अगर चीन की हम कंपैरिजन करें तो चीन के पास 90 दिन का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। मतलब हमारा और इसका कोई तुलना ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा गवर्नमेंट को कि नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाइए इसको अभी। ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। एक सवाल मेरा अब इसी को लेकर दिनेश सर से है। दिनेश सर, यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लॉकेड एक्ट ऑफ वॉर काफ़ी चर्चाओं में रहा था। क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है या ये भी एक सॉफ्ट मूवमेंट है? इसे हम इस तरीके से लें। नहीं, एक्ट ऑफ वॉर का मतलब किस बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप इसको एक्ट ऑफ वॉर कैसे कह सकते हैं? अरे एक्ट ऑफ वॉर तो जो है ईरान ने जो कार्रवाई कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मुज को जो है ब्लॉक कर रखा, इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्लॉक कर रखा, उसे आप एक्ट ऑफ वॉर कहिए। ये तो बेसिकली मतलब अमेरिका की तरफ से ये तो एक काउंटर किया जा रहा, काउंटर ऑपरेशन किया जा रहा है, जो कि बेसिकली जो इम्प्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड की तरफ, चाहे कुछ मतलब बेसिकली ओपिनियन ये दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो तटस्थ है स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने के लिए।
अदरवाइज तो आप शुरू के स्टेटमेंट देखिए डोनाल्ड ट्रंप की, उसने कहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो बाकी देश हैं जिनका तेल वहां से आता वो एक्शन ले। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अमेरिका ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज किया कि ये उसके एक्शन की वजह से स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ, तो नाउ इट इज हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द स्टेट ऑफ हार्मुज फंक्शनल अगेन। इसमें एक्ट पर ऑफ ये वार की कोई एस्केलेशन बात नहीं होगा क्या सर? एस्केलेट नहीं करेगा, ट्रिगर नहीं करेगा खतरनाक नहीं। मोड पर? नहीं, ट्रिगर कैसे? ट्रिगर का तो ऐसा है कि इस समय जो है, जो मैं समझ सकता हूं, चाहे पब्लिक कुछ और समझे, एवरीबडी हैज हिज ओन ओपिनियन थिंकिंग, मैं जो ये समझ रहा हूं कि अमेरिका जो है इस समय प्रॉपर जो है डिप्लोमेसी को रूल को फॉलो कर रहा है। उसने जो है सीज फायर किया और बार बार जो है अपनी तरफ से वो कह रहा है कि हम बातचीत के लिए आते हैं, जो कोर इशू को जो है हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद लेट अस फिनिश दिस वॉर। लेकिन ईरान जो है वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बन रहा। पहले वो कहता था कि परमाणु बम और एनरिच यूरेनियम के लिए जो है मेरे ऊपर से पूरी सैंक्शन निकाल दें। दूसरा प्रपोजल जो वो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आप जो है स्टेट ऑफ नाकेबंदी खत्म कीजिए, युद्ध को खत्म कीजिए, उसके बाद जो है हम परमाणु और यूरेनियम के ऊपर जो है बातचीत करेंगे। अरे भाई कब करोगे? उसका कोई समय सीमा नहीं है। अमेरिका जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, कहता अगर मैं इसकी ये शर्त मान लेता हूं तो मेरे पास जो बार्गेनिंग पावर होगी वो तो रह नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कब ये दोबारा बातचीत शुरू होती है और एक बार युद्ध खत्म हो जाता है और ये परमाणु और यूरेनियम एनरिचमेंट का मैटर रिजॉल्व नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि टेंशन दोबारा ये बढ़ेगी। ईरान किसी भी हालत के अंदर जो है कुछ चीजों के लिए वो तैयार नहीं होगा। ये उसका सपना है आप कि कह उसने रहे हैं परमाणु कि बम बनाना। अमेरिका चाहता है कि चीज़ें सुधर जाए, वापस से इन फंक्शन हो जाए, लेकिन ईरान अब जानबूझकर नई नई तिगड़ियां फंसा रहा है। तो क्या इसकी बड़ी वजह क्या मान रहा है? ईरान क्यों चाहता है कि अभी ये आगे खींचे या कोई सिचुएशन क्लियर ना कर कर? बेसिक जैसे अभी खबरें निकल कर आ रही हैं मैडम, इस समय जो है ईरान के अंदर जो है टोटल जो कंट्रोल है वो इस्लामिक रिपब्लिक कोर गार्ड का है, जो कि कट्टरवादी इस्लामवादी लोग बाग हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनके देश के अंदर उनकी पब्लिक के ऊपर जो है किस हालात से गुजर रहे हैं। ये एस्पेक्ट उनकी सोच है। वो अपने आप को जो है सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर। वो अपनी साख बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। वो अपनी साख को बना के रखना चाहते हैं, जो उसका सपना है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनूंगा। ये मोटे तौर के ऊपर मैं ये समझ सकता हूं और जो मेरा अपना विश्लेषण है। उसके बाद जो अमेरिका जो है, अमेरिका की तरफ से जो है अमेरिका के कुछ पॉइंट जो हैं वो जेन्युइन है, क्योंकि ईरान जो है एक प्रकार से टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। सबको मालूम है कि वो अपना प्रॉक्सीज चला के जो है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है मिडिल ईस्ट के अंदर और बाकी देशों के अंदर भी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है बनाना चाहता है। ये अपने 3 जो उसकी प्रॉक्सीज हो गई हैं। दूसरा जो है उसने क्लियर कट जो है पूरी दुनिया के सामने उसने स्टेटमेंट दी है कि मैं जिस दिन परमाणु बम बना लूंगा उस दिन जो है पहला परमाणु बम जो है मैं इजराइल के ऊपर मारूंगा। हर दिन जो है डेथ टू अमेरिका। इस प्रकार के जब आप वोकल हैं, इस प्रकार की जब आप उत्तेजित स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसके बाद इट इज बट नेचुरल कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और अमेरिका वो नहीं चाहता है कि ईरान जैसी स्टेट जहां पे इस प्रकार की रोग रजीम है उनके हाथों के अंदर परमाणु बम हो या एनरिच यूरेनियम जो है वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो बम बना सकें। क्योंकि अगर ईरान के पास बम आ जाता परमाणु बम, तो ये एक प्रकार से विश्व के लिए भी एक खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल परमाणु ताकत, जैसे कि हमारा देश है, हमने एनपीटी नहीं साइन की हुई है, लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेवार परमाणु शक्ति हैं। हमने अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने क्लियर बता दिया है कि हमारा नो यूज फर्स्ट, हम नहीं पहले इस्तेमाल करेंगे। पर यही चीज लेकिन अगर दूसरा कोई देश कर देता फिर
यूके देवनाथ सर, अगर जो ब्लॉकेड अभी अमेरिका ने किया है, यही ब्लॉकेड अभी कोई और कंट्री प्रयास करता तो अमेरिका उस पर तमाम तरीके के सैंक्शंस को लेकर बात रख देता, प्रतिक्रिया देता कि दिस इज इलीगल। रितु जी, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज के हिसाब से और जो अनक्लॉज के लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सी, इनमें बहुत क्लियरली लिखा है कि अमेरिका किसी भी शिप को अरब सागर में, उत्तर अरब सागर में या ओमान की खाड़ी में नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राइट ऑफ पैसेज के तहत किसी भी देश के जहाज को वहां से जाने की अनुमति है। दूसरी चीज है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अनक्लॉज का बहुत क्लियर नियम है कि किसी भी देश के जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा कहीं पे भी जाना उचित है और जा सकता है। अगर आप देखें, इसी दो नियमों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की नेवी सारी दुनिया जाती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की तो बात स्पेशल से बताना चाहता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो प्रैक्टिकली आप समझिए करीबन 24 या 26 नॉटिकल माइल चौड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार 12 नॉटिकल माइल जो है समुद्री तट से, वो किसी भी देश के अपने कोस्टल रीजन का हिस्सा होता है। तो ओमान की तरफ से 12 नॉटिकल माइल वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का ओमान का है, और ईरान की तरफ से 12 नॉटिकल माइल वो ईरान का है। यानी पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आधा आधा ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है। क्या अमेरिका, अब देखिए, जो अमेरिका ने जितने ईरानियन शिप्स को 27 मीडिया के हिसाब से ईरानियन शिप्स को टर्न बैक किया है, 27 में से 11 शिप्स ऐसी हैं जिनका कि जियोरेफ यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब उनको इंटरसेप्ट किया गया, टर्न बैक किया गया या उनको जब्त किया गया, तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में थे। अब मामला यूनाइटेड नेशन में जो दिया गया है, जाहिर बात है यूनाइटेड नेशन तो अमेरिका को जबरदस्ती कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन इतना है कि यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इन जहाजों को जब अमेरिका ने रोका, क्या वो इंटरनेशनल वाटर में थे। जहां तक पर्शियन गल्फ की बात है, पर्शियन गल्फ में हर पर्शियन गल्फ स्टेट का 12 नॉटिकल माइल तक अपना एरिया है, और अनक्लॉज के नियम के अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो जैसे जहां पर भी 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड, अब पर्शियन गल्फ तो इतना चौड़ा है भी नहीं, वहां पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इक्वी डिस्टेंस पर बांट लिया जाता है, उधर से और इधर से। ये एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है, भारत और श्रीलंका के बीच में भी इस तरह से बांटा गया है। तो क्या अमेरिका इन जहाजों को रोककर वॉर कर रहा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, समझिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, और समझिए पाकिस्तान की नेवी भारत के एक कमर्शियल शिप को अरब सागर में रोक लेती है। मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूं, कच्चा सा एग्जांपल है समझाने के लिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, और भारत का एक कमर्शियल शिप वो लाल सागर से बंबई की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान की नेवी उसको अरब सागर में इंटरसेप्ट कर लेती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये दोस्ताना व्यवहार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये यथासंगत भी नहीं है। और जहां तक भारत की बात है, क्या हम पाकिस्तान की नेवी अगर हमारे शिप को अरब सागर में धर लेगी, उसको हम क्या उसे युद्ध नहीं मानेंगे? एग्जैक्टली उसके बाद तो और यही तो पॉइंट है, यही तो सवाल है अजिताभ सर। यूएस नेवी इसी को लेकर के मेरा प्रश्न भी है कि जैसा यूके देवराज सर ने कहा, इफ इन केस कि किसी कमर्शियल जहाज को इस तरीके से रोका जाता है, तो क्या ये उस देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है? और अगर है, इसके साथ एक और प्रश्न जोड़ देती हूँ कि यूएस नेवी जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में है, इस सिनारियो में क्या यूएस नेवी इनविंसिबल है या एसिमेट्रिक वॉरफेयर से इसे भी साधा जा सकता है? ओके रितु जी, देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन है उस पे मैं सीधे आपको ये जानकारी दर्शकों के लिए
कि अमेरिका ने उन क्लॉज, जो नियम जिसकी बात देवनाथ सर कह रहे हैं, उस क्लॉज को साइन ही नहीं किया है। तो अमेरिका इज नॉट बाउंड बाय दैट उन क्लॉज। दूसरी तरफ ईरान ने उसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है अपने पार्लियामेंट से, तो इसलिए ईरान भी बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। तो इस तरह से दोनों जो अंतरराष्ट्रीय नियम जिसकी रेफरेंस हम दे रहे हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो वहीं पे वो ठप हो जाता है। बाकी बात रही नैतिकता की, तो नैतिकता तो ताखे पे रख दी है हर किसी ने, और युद्ध में तो कोई नैतिकता होता ही नहीं है। आप जाते हैं युद्ध में, लव एंड वार वाली बात है कि वहां कुछ नहीं चलेगा। तो इसलिए नैतिकता, एनपीटी की एक और जब भी चर्चा हमारे को पैनलिस्ट ने की, एनपीटी को ईरान ने साइन किया भी है तो पूरी तरह से उस पे अगेन रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो एनपीटी के लिए, और एनपीटी में ये है कि शांतिपूर्ण यूज के लिए कोई भी देश इंक्लूडिंग ईरान परमाणु कार्यक्रम का यूज कर सकता है। तो उस हिसाब से एनपीटी के हिसाब से ईरान इज ऑथराइज टू यूज परमाणु शांति के लिए, ऊर्जा के लिए परमाणु प्रोग्राम चला सकता है। तो वहां अमेरिका की दादागिरी तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये अमेरिका का तो वार है भी नहीं, ये सब अमेरिका खुद कह रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये हमारा वॉर नहीं है, तो इजराइल के बिहाफ पे वो वॉर लड़ रहे हैं। और इसीलिए जो अभी जो आप देख रहे हैं तेल की ये इतनी प्राइस जो हाई हुई है, अमेरिका तो लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत अमेरिका में प्राइस जो बढ़े भी हैं उसको राष्ट्रपति ट्रंप सब्सिडी देके मैनेज कर सकते हैं, उनके पास वो कुवत है। तो इसलिए अमेरिका इज लिस्ट बॉर्डर्ड। पूरी दुनिया और खास करके एशिया के जो देश हैं, भारत और साउथ कोरिया, जापान, इन सब देशों का, साउथ ईस्ट एशिया के देश, फार ईस्ट के देश, इन पे इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। और इसकी वजह से ये सारी समस्या समझ लीजिए कि, और अमेरिका लिस्ट बॉर्डर्ड। दूसरी तरफ आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप देख लीजिए आज जो एक मीटिंग जिसकी मैंने बात की कि ब्रीफिंग जो सेंटकॉम के हेड हैं कूपर साहब, जनरल कूपर आज ब्रीफिंग दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा, 26 फरवरी को भी राष्ट्रपति ट्रंप को इन व्यक्तियों ने, सेंटकॉम के हेड ने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग के 2 दिन बाद ईरान पे अटैक हुआ। आज फिर वही स्थिति बन रही है कि आज वहां पे ब्रीफिंग दे रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से एक तस्वीर जारी की है, उसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रंप स्ट्रेट की नाम दिया है। फिर से उन्होंने इसको दोहराया है, और वो पूरा स्ट्रेट इनका है, ट्रंप का है। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंगित कर रहा है कि अमेरिका कुछ और करने वाला है। इससे दिक्कत होगी कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। और देख लीजिए ये जो आर्थिक एक तरह से नाकाबंदी की है, इससे मैंने कहा कई सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। उगाही को भी रोक दिया है, उसकी कमाई को भी रोक दिया, और तीसरी तरफ जो ईरान के अंदर में अगर इससे डिसेंट बढ़ेगा, ईरान के लोग इससे भड़केंगे, क्योंकि महंगाई एक आम आदमी को अफेक्ट करता है। और उससे अमेरिका का शायद ये प्रयास होगा जो अभी तक नहीं हो पाया कि ईरान के लोग विद्रोह करें, अपनी इस्लामिक रेजिमे के अगेंस्ट आए। फिर से एक प्रयास हो रहा है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहां भी चूंकि ट्रंप दिखा सकते हैं कि भाई हम तो वॉर कर ही नहीं रहे, हम तो सीज फायर कर दिया, अब इसके बावजूद भी ईरान नहीं मार रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो फॉर मोर मिलिट्री एक्शंस। तो वहां भी अमेरिकन कांग्रेस को भी वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जो उनका उद्देश्य है, डोमिनेंस है, जो तेल पे कब्जे करने की, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिख रहा है। तो अभी अमेरिका के पास एज है। ईरान की जो अभी उन्होंने हालत कर दी है, निश्चित रूप से ईरान कमजोर हुआ है, इवन दो उसके पास अभी भी क्षमता है कि इसको अभी वो सस्टेन कर सके, इस वॉर को अभी और आगे बढ़ाएगा। और जितना ज्यादा आगे बढ़ाएगा, तेल की कीमत जितनी बढ़ेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका असर होगा। और इन टर्न जो जितने भी कंट्रीज हैं वो अमेरिका पे प्रेशर करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप रोकिए। तो यस, दोनों तरफ से प्रेशर है। पर प्रेशर दोनों तरफ से है। अभी तो जंग की स्थिति में, जैसा कि आपने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अब वो कंडीशन भी आप अप्लाई कर दीजिए, तो दोनों ही कंट्रीज अभी उलझी हुई हैं। लेकिन इसका दंश जो है वो दुनिया भर में कैसा चलेगा, दैट्स अंडर क्वेश्चन। अब रजनीश सर, इंडिया के केस में अगर हम देखें, भारत पर
इसे एज अ थ्रेट देखा जाए, एज अ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी देखा जाए, क्या देखा जाए? हमारे लिए तो बिल्कुल एक थ्रेट है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ऑयल डिपेंडेंट हैं, और 80% हम ऑयल के लिए बाहर डिपेंडेंट हैं। बाकी 20% हम यहाँ पे हमारे जो इंडियन रिफाइनरीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल और ओएनजीसी, ये सब यहाँ से करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं, और जब भी बाहर एनर्जी मार्केट में अगर कोई उथल पुथल होता है तो उसका असर हमारे जैसे कंट्रीज पे पड़ता है। आप देखिए कि अभी स्टैगफ्लेशन होने का अभी खतरा हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये हर आदमी को इम्पैक्ट करेगा, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो जो सीधे बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करके और उससे गुजारा करते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 से 6% रहेगा। अगर मैं उनका 30% का अगर टैक्स हटा दूं और इन्फ्लेशन को का इम्पैक्ट दे दूं, तो उनको उनकी कैपिटल, उनकी परचेजिंग पावर 1 से 2% कम हो जाएगी। जो पुअर है, जो गरीब बेचारा है, जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो उसकी अभी 40% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो 500 रुपये दिहाड़ी है उनकी। 80 करोड़ लोग अभी भी फ्री राशन पे डिपेंडेंट है। आप सोचिए हमारी ऐसी कंट्री पे इन्फ्लेशन का अगर असर होता है, 1 से 2% भी बढ़ता है इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले इनके लाइवलीहुड पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट होगा, और सबसे पहले इनका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो मतलब चारों तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और ये जो मार्जिनल सेक्शंस सोसाइटी के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है इसका। अगर हमने कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व या बढ़ाने की बात नहीं करी, या हमने कोई अपने नेशनल सिक्योरिटी चेंज नहीं किया, तो इसका असर डेफिनेटली बहुत सीवियर होने जा रहा है। नहीं, पर फिर रास्ता बचता क्या है? रास्ता अभी कोई आपको नजर आ रहा है जिससे बचा जाए या जिससे कर्ब किया जाए? रास्ता नजर आ रहा है कि सरकार अपना बफर स्टॉक बढ़ाए। दूसरा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर के हैं और बाकी विंड एनर्जी है, उसके ऊपर और फोकस करे, और हम बाहर से कम डिपेंडेंट हो, हम सेल्फ जनरेट करें। तो ये सब रास्ते हैं। और रशिया अगर बाहर से अभी हम लोग एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके और अपनी बफर स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। एक सवाल मैं अपनी जिज्ञासा के लिए दिनेश सर आपसे जानना चाह रही हूँ। एक मिस कैलकुलेशन इस पूरे सिचुएशन को कैसे एस्केलेट कर सकती है, चाहे वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से हो या ईरान पर्सपेक्टिव से? क्या एक नेवल क्लैश जैसी स्थिति भी बन सकती है? देखिए मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब डिबेट खत्म होने से पहले जो है, मुझे लगता है आप ये सवाल पूछेंगे कि अब इसका हल क्या है, तो मैं उसका जवाब अभी दे देता हूं कि इसका समय ही समाधान निकालेगा। अब बात आती है आपके क्वेश्चन के ऊपर। देखिए मैडम, इस समय जो यथास्थिति बनी हुई है वो बहुत ही जटिल या फ्रेजाइल हम कह सकते हैं। इस समय एक छोटी सी घटना, चाहे वो ईरान का कोई स्पीड बोट के ऊपर अटैक होता है, या किसी अमेरिकन शिप के ऊपर, या किसी प्रकार का भी हमला होता है, वो जो है इसको जो है एक पूरे युद्ध के अंदर जो है परिवर्तित कर देगा। लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी आशा की उम्मीद नजर आ रही है कि जिस प्रकार से रशिया भी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, दोनों रशिया और अमेरिका के बीच के अंदर बातचीत हुई है 90 मिनट की, तो लगता है कि कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन इस समय जो है पूरे वर्ल्ड के देशों के ऊपर ऊर्जा का एक संकट पड़ा हुआ। अपनी डिबेट के दौरान हम काफी बातें कर रहे थे, नैतिकता के ऊपर बात कर रहे थे। अरे जब युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर कहां से नैतिकता आ जाती है? युद्ध के अंदर दोनों पार्टीज के अपने कुछ पॉलिटिकल और मिलिट्री एम होते हैं, जिन्हें उन्होंने जल्दी से जल्दी और अपने आप को कम नुकसान पहुंचाते हुए उन एम्स को खत्म करना होता। उस समय नैतिकता बात करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जिन लोगों ने युद्ध देखा है या युद्ध का जिन्हें तजर्बा है, वो देखते हैं कि उस समय जो है, जो इमीडिएट एक्शन आपने लेना है अपनी सुरक्षा के लिए और अपने एम की फुलफिलमेंट करने के लिए, उस समय वो आप एक्शन लेते हैं, ना कि आप रूल बुक खोल के बैठ जाएंगे कि इंटरनेशनल सी रूल क्या कह रहा है या बाकी क्या कह रहे हैं। उन्हें अपनी और अपनी कमांड की सुरक्षा का रखना है, उसके साथ साथ उन्होंने दुश्मन के ऊपर प्रभाव डालना है।
और दूसरा एक चीज और है कि अभी जितनी जगह भी डिबेट होती है, चाहे इस चैनल के ऊपर, चाहे मैं विदेशी चैनल भी देखता हूँ, हर एक व्यक्ति जो है वो ईरान को जो है एक प्रकार से विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप गहन अध्ययन करें तो मेरा ये मानना है कि जहां तो ये ईरान की जो रजीम है वो अपना थॉट प्रोसेस जो है बदली करे, क्योंकि अगर उनकी हर बात आज मान लेते हैं अमेरिका या पूरे वर्ल्ड के प्रेशर से जो है उनकी बातें मान ली जाती हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान जो है एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए लेकर आ जाएगा। मुझे विश्व से मतलब नहीं है, मुझे मेरे देश से मतलब है, क्योंकि मैं टेररिज्म को फेस कर रहा हूं। और मुझे आप एक चीज बताइए कि ठीक है, ईरान से हम तेल लेते हैं, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हम पैसा देते हैं उनको, उनसे तेल लेते हैं। अब कोई आप नहीं कह सकते कि हमारी 5 साल पुरानी सांस्कृतिक और हिस्ट्री की बात है। अरे भाई आप देखिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 5 फरवरी 2024 को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावला कोर्ट के अंदर पाकिस्तानियों ने एक कश्मीर यूनाइटेड डे या सॉलिडेरिटी डे, सॉरी, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया था। उस समय जो है हमास के लोग बाग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनकी क्या गाथा मंडल किया गया था, उनको कैसे एस्कॉर्ट करके लाया गया था, ये मैं बात कर रहा हूँ। सर, चीफ गेस्ट बनाकर लाया गया था, बाकायदे मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। वो वीडियोस हमने दिखाई थी। और वो हिजबुल्लाह के आतंकी जो भी थे उसमें ये भी प्लानिंग हो रही थी कि इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके से कंस्पायर किया जाए। ये बहुत आपने दुरुस्त फरमाया है। एक जानकारी यहाँ पर यूके देवनाथ सर से चाहूंगी। गैम्बल का जिक्र हो रहा है और इसमें लूप पॉइंट्स जो हैं, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी देखें और टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ईरान अभी क्या स्ट्रेटेजिकली भी कहा जाए एक्सपोज हो चुका है दुनिया के सामने। बेशक आप विक्टिम अपने आप को दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने समस्या कोर में आपकी ही है। रितु जी, देखिए, हम युद्ध की बात कर रहे हैं। क्या ईरान गलत है या सही है, वह बातचीत एकदम अलग विषय है। हाँ। लेकिन क्या इजराइल सही है गलत है, क्या अमेरिका या सही है या गलत है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम देखिए, मैं इस पर एक्सपर्ट अपने के इसलिए मानता हूं कि क्योंकि मैं इजराइल में 11 दिन रह चुका हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम पुराने मुद्दों को ढूंढते रहेंगे तो डिस्कशन का कोई अंत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि क्या 28 फरवरी को जब अमेरिका ने और इजराइल ने बॉम्बिंग की, और वो बॉम्बिंग पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग की ईरान के लीडरशिप के लिए, उसके बाद क्या ईरान को अच्छा आदमी बनकर घुटने टेक देने चाहिए थे, गिड़गिड़ाने चाहिए थे, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए? मैं उदाहरण देने में यकीन करता हूं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है लेकिन युद्ध का माहौल नहीं है, जैसे आज, और आज रात को ही अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 जहाज आ जाए और राष्ट्रपति भवन पर बम गिरा दें। मैं बहुत एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, वॉर प्लान देख चुका हूं, खुद अपने हाथ से पेंसिल से यहां से हमारे जहाज कैसे अंदर घुसेंगे प्लान कर चुका हूं। हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं हुआ करते। अगर आज रात को जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है लेकिन युद्ध नहीं है, और पहले 4 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के आके राष्ट्रपति भवन पर भयंकर बमबारी करते हैं, तो उसके बाद भारत की जनता, मैं भारत की जनता की बात कर रहा हूं, ईरान की जनता से बराबरी कीजिए। क्या हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे नरम रवैया दिखाते हुए? बिल्कुल नहीं। और ये सवाल इसलिए भी बनता है अजिताभ सर कि कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत चुकाता कौन है? आम जनता,
आवाम इसकी कीमत चुकाती है। जो भी क्लैश, जो भी डिप्लोमेसी चल रही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत चल रही है, वो बैकएंड से होनी चाहिए, लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर हम रहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात क्या यहाँ से एक, जैसा मैंने सवाल पूछा था दिनेश सर से, एक मिसकैलकुलेशन गेम बिगाड़ देगा, वो चीज़ तो दूसरी थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अब बाबल मंडप भी आ चुका है पिक्चर में। देखिए, अभी ईरान इसीलिए संघर्ष की स्थिति में है और अमेरिका से नहीं झुक रहा है। उसके पीछे बिल्कुल आपने सही कहा रितु जी, तो अभी उसके हथियार बहुत सजा के उसने रखा हुआ है और संभाल के भी रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ बाल अल मंदेब, ये दोनों उसके तर्कस के ऐसे तीर हैं या कह लीजिए ब्रह्मास्त्र हैं जिसको वो छोड़ेगा नहीं। बाब अल मंदेब को तो अभी उसने टच भी नहीं किया है। अगर वहां से 12% समझिए कि विश्व का जो तेल की आवाजाही होती है प्लस व्यापार का, वो एक बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% से ज्यादा तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई 25% यहां से होती है। अभी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कब्जे में रखा है। स्ट्रेट बाब अल मंदेब से तो आप देख लीजिए, खौफ अमेरिका तक को इतना है कि उसने अपने एक उसका अभी जो युद्धपोत आया है पूरा घूम के वो केप ऑफ गुड होप से आया है, ईरान के डर से, हूती के डर से, जो इसका प्रॉक्सी है। तो दोनों हथियार को उसने बचा के रखा हुआ है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। लेकिन ये कितने दिन चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आर्थिक जो तबाही हो रही है आम लोगों की, ईरान के अंदर मैं कहूंगा, विश्व में तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ईरान के अंदर भी आर्थिक तबाही हो रही है, महंगाई बढ़ी है। और सोचिए, ईरान को तो इन्होंने पिछले 40-47 साल से, जब से इस्लामिक सवाल इसी को लेकर उठ रहा है कि जंग की स्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी इन पिक्चर है, बाब अल मंडेब भी इन पिक्चर है और न्यूक्लियर एस्पेक्ट तो पहले से ही शुरुआती दौर से रहा है, तो अब आने वाला स्टांस किस तरीके से इफेक्ट करेगा मार्केट को भी, मार्केट के रेट्स को भी, सप्लाई चेन को भी, डिमांड चेन को क्या वो फुलफिल कर पाएगा? आने वाले समय में क्या यहाँ क्रैश जैसी स्थिति मार्केट में भी देखने को मिल सकती है? इसी पर नजर रहेगी, वक्त ही बताएगा हाल क्या रहने वाला है। आप सभी कनेक्ट हुए, कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। वक्त में बस इतना ही था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।